हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा स्वागत करता हूं मदर इंडिया लॉ क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए बच्चों, 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमारी पिछली क्लासेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में हम आज का चैप्टर लेते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि हमेशा चलता ही रहेगा या उसका कोई एंड भी होता है? तो जनरली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे है संविदा की समाप्ति, यानी कि संविदा का उन्मोचन। तो समझिएगा डिस्चार्ज का मतलब क्या है। डिस्चार्ज का मतलब होता है टू बिकम फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, कि किसी संविदा करने पर दो लोगों के बीच में जब कोई संविदा होती है तो उस संविदा में जो संविदात्मक कर्तव्य उत्पन्न होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं, अगर दोनों पार्टीज अपने वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर लें तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जनरली ये डिस्चार्ज वर्ड जो है वो हम सबसे ज़्यादा कहाँ सुनते हैं? भी एक्स जो है वो बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर डॉक्टर ने उसे वहां एडमिट रखा। एक्स ठीक हो गया तो डॉक्टर ने उसे ठीक किया। अब डॉक्टर अपने काम से फ्री हो गया तो अपन बोलते हैं कि साहब डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज कर दिया। या आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो पहले वाले डॉक्टर ने आपको क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पार्टी अपने काम से फ्री हो जाए, चाहे किसी भी तरह से हो, बस अपने काम से फ्री हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो पार्टी डिस्चार्ज हो गई है। अब अगर दोनों पार्टीज अपने काम से फ्री हो जाए तो हो जाएगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दोनों में से एक पार्टी अपने काम से फ्री हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो भी पड़ा है ना, इसको अपन बोलेंगे डिस्चार्ज ऑफ पार्टी। भी एक बच्चा एक कोचिंग सेंटर जाता है, कोचिंग सेंटर वाले फीस पहले ही जमा करवा लेते हैं, तो इसका मतलब कोचिंग सेंटर और स्टूडेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कोचिंग सेंटर वाले अपना सिलेबस पूरा करवाएंगे और स्टूडेंट अपनी फीस देगा। अब स्टूडेंट ने तो फीस दे दी तो स्टूडेंट अपनी तरफ से डिस्चार्ज हो गया। अब कोचिंग सेंटर वाले अपना सिलेबस पूरा करवा रहे हैं तो जब तक वो नहीं करवाते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जिस्टेंस में रहेगा। अब इधर बच्चे ने फीस दे दी, इधर उन्होंने अपना सिलेबस पूरा करवा दिया, भाई अब क्या जान थोड़ी लोगे, है ना? तो इसका मतलब अब क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया। तो देखिएगा बच्चों, डिस्चार्ज का मीनिंग समझने के बाद अब आपको इसके मोड्स समझने हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये चैप्टर आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे सीए फाउंडेशन में हैं, सीएस फाउंडेशन के हैं, वो तो आप देख लीजिएगा कि आपका ऐसा कोई पेपर आपको मिलेगा ही नहीं जब इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ना आया हो। जुडिशरी के बच्चे भी ध्यान देख लें कि अगर आप पिछले 10 सालों के भी पेपर उठाएंगे चाहे किसी भी स्टेट के, तो 10 में से 7 से 8 सालों में इस चैप्टर में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन आने के पीछे एक रीज़न भी है। ये चैप्टर भी आपका प्रैक्टिकल बेसिस पे है, यानी कि इस चैप्टर से केस स्टडीज प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया।
सेक्शंस की अगर बात करें तो चैप्टर की कंसेप्ट बहुत वाइड है, हमारे भी शायद 2 सेशन इस पे लग जाएंगे, लेकिन सेक्शंस की अगर बात करें 62, 63, 64 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 56, तो सेक्शंस ज़्यादा कवर नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट बहुत वाइड है। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्चार्ज ऑफ पार्टी नहीं है। तो ये दोनों में पहले आप मीनिंग समझ लीजिएगा, भी दोनों में से किसी एक ने काम कर लिया तो वो तो फ्री हो गया, पर कॉन्ट्रैक्ट तो पड़ा है। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ पार्टी, पक्षकार का अनुमोचन। और अगर दोनों पार्टीज ने अपना काम पूरा कर लिया या अदरवाइज कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो ही नहीं सकता, देन इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध का अनुमोचन। तो देखिएगा आप सबके सामने एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक फ्लो चार्ट मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है। इस चार्ट में आप सबसे पहले तो ग्राउंड्स समझिएगा कि ग्राउंड्स क्या क्या है, फिर हम सब ग्राउंड्स पे यानी कि उनके डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे। सबसे पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरे करना। तो पहला आपका ग्राउंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट को आप यूं भी समझ सकते हैं कि पहले एक एग्रीमेंट हुआ किसी काम को करने का, और उसके ऊपर फिर दूसरा एग्रीमेंट हो गया उस काम को ना करने का या उस काम में किसी तरह का चेंज करने का। तो अगर दोनों पार्टीज दोबारा म्यूचुअली कंसेंटेड हों तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट से वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। ये आपका दूसरा पार्ट है। उसके बाद में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब यहां पे है ऑटोमेटिक, यानी कि स्वतः पार्टी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी स्वतः, यानी कि कानून खुद ये चल के कह रहा है कि भाई अब यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर उसके बाद में बाय लैप्स ऑफ टाइम। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स हो, स्पेसिफिक टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो, तो जैसे वो टाइम खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर बाय इम्पॉसिबिलिटी, कोई असंभावना क्रिएट हो गई है, कोई इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं, लॉ में चेंज आ गया है, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया है, तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्स ने ब्रीच कर दिया तो वाई को आप कंपेल नहीं कर सकते कि भाई तू अपना काम पूरा कर, उसके लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपके ये ग्राउंड्स हैं। तो आज के सेशन में इम्पॉसिबिलिटी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इनको हम छोड़ के बाकी का सारा पार्ट देखेंगे। तो इम्पॉसिबिलिटी के अंदर ही आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, जिसको अपन बोलते हैं निराश्य का सिद्धांत, वो हमें कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये काफ़ी वाइड चैप्टर होगा। तो अब आप देखिएगा हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। फ्लो चार्ट के अंदर आपके सामने 2 बातें लिखी हुई है, बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको थ्योरी की बजाय इलस्ट्रेशंस जो है इन्हें ज़्यादा आपको कवर करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट के अंदर आप देखिएगा जो सब ग्राउंड्स हैं हमारे, जो डिस्क्रिप्शन है वो है बाय रिसेशन, बाय नोवेशन, बाय अल्टरेशन, बाय रिमिशन, बाय वेवर। फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर बात करें तो बाय मर्जर, बाय डेथ ऑफ द पार्टीज, बाय इंसॉल्वेंसी, बाय लॉस ऑफ एविडेंस, मटेरियल अल्टरेशन, नेगोशिएशन बैक। ये थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों के बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है, ये मैंने बहुत ज़रूरी ग्राउंड्स जो हैं वो यहाँ मेंशन किए हैं। आप जितनी किताबें पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपको इसमें सब ग्राउंड्स मिल जाएंगे। मैंने मेन ग्राउंड्स उठाए हैं। फिर उसके बाद में इम्पॉसिबिलिटी के अंदर भी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56 हमें यहाँ कवर करना पड़ेगा। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फिर आपका सेक्शन 39 भी आ जाएगा, और 74, 75, 73, 74, 75 ये सारे आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सेक्शंस हैं। लेकिन डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो बेसिक हमारे पास 62, 63, 64 एंड 56। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है
ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। चार्ट आपने अच्छे से समझ लिया, इसको एक दो बार अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब अपन इनका मीनिंग समझते हैं। जब भी आपको ये चैप्टर किसी भी बुक में पढ़ना पड़े तो बच्चों थ्योरी के बजाय जो नीचे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उन पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर आप देखिए बच्चों, सबसे पहला है बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब एक्स मेरे पास आया कि सर मुझे ये सब्जेक्ट करना है, मैंने कहा बेटा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसको अपने चार्जेस बता दिए, बच्चे ने मुझे फी दे दी और मैंने उसका वो सब्जेक्ट पूरा करवा दिया। आप एक शॉप पे गए कि सर ये सेल फोन चाहिए, दुकानदार ने आपको सेल फोन दे दिया, आपने पैसे दे दिए। यहाँ पे एक बार वारंटी गारंटी की कंसेप्ट मिक्स मत कीजिएगा, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। भाई आपने पैसे दे दिए, अगले ने सेल फोन उठा के दे दिया, अब जान थोड़ी लोगे उसकी। इसका मतलब एक्चुअली द बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशन, देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज called discharge of contract and this is called on the basis of actual performance। actually दोनों ने काम किया है, actually डॉक्टर ने इलाज कर दिया, आपने पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड। अब आइए बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि यहां पे आप देखिएगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, इसी को टेंडर परफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो टेंडर परफॉर्मेंस का अलग से मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, टू ऑफर फॉर परफॉर्मेंस। टेंडर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? टू ऑफर फॉर परफॉर्मेंस। भाई एक पार्टी, दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब दोनों में से एक पार्टी कहती है भाई देख कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अब बता मैं मेरा काम करूं क्या? तो इसको अपन बोलते हैं टू ऑफर फॉर परफॉर्मेंस। अब समझिएगा इसको, हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। यहाँ पे एक्स जो है उसने वाई से ये कहा कि भाई मुझे एक सैमसंग की एलसीडी चाहिए। दुकानदार ने कहा भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगी, एड्रेस लिखवा दो। उस भाई ने एड्रेस लिखवा दिया। अब वाई का ये काम है कि प्रॉपर टाइम पे वो एक्स के घर एलसीडी पहुंचा दे। वाई ने अपने लड़के को कहा कि भैया ये एलसीडी इस एड्रेस पे पहुंचा दे। अब वाई का जो सर्वेंट है वो एलसीडी लेके एक्स के घर जा रहा है, लेकिन पता लगा कि एक्स के घर पे तो लॉक लगा हुआ है, या एक्स के जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने वो एलसीडी लेने से ही मना कर दिया। देखा जाए तो एक्स के साथ जो है, मतलब वाई के साथ जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अभी हमें यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी मिक्स नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि वाई के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब वाई ने अपना अटेम्प्ट पूरा किया। भाई उसका अटेम्प्ट क्या था? वो एलसीडी कस्टमर के घर तक पहुंचाना। अब कस्टमर के फैमिली मेंबर ने लेने से मना कर दिया, या कस्टमर के घर जो है वो लॉक लगा हुआ है। अब बताओ क्या करे बेचारा। तो वहां पे वाई ने ये सोचा कि भाई एक और हमारे पास ऑर्डर है इसी एरिया में, उसने क्या किया, वही एलसीडी उसी एरिया में किसी और को पकड़ा दी। अब वो बेचारा करे भी क्या? मान लो कि एक लास्ट पीस है, वो शॉप पे वापस आ गई एलसीडी, एक लास्ट पीस है, और फिर एक कोई जेड कस्टमर आ गया, तो बताओ अभी भी एक्स का वेट करे क्या? तो इसका मतलब यहां पे आप इसको कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना सा समझिए कि यहां पे एक पार्टी ने अपना अटेम्प्ट पूरा किया, लेकिन एक्स जो है वो पीछे हट गया। तो एक्स ने क्या किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वाई ने अपना अटेम्प्ट पूरा किया कि नहीं किया, तो वाई की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। अब आप एग्जांपल और देखिएगा। एक बच्चा एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, फीस डिपॉजिट करवा दी, बच्चे का नाम रजिस्टर में आ गया, रोज क्लासेस लगनी शुरू होगी। अब बच्चा 10 दिन तो आता है, उसके बाद में वो कॉलेज जाता ही नहीं। अब देखिएगा, कॉलेज वाले अपना सिलेबस पूरा करवा रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले अपना सिलेबस पूरा करवा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं आ रहा। तो एक पार्टी का अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपना जो अटेम्प्ट है, वो तो पूरा है कि नहीं है?
एक एग्जाम्पल देखिएगा आप और अच्छा सा। एक बार एक बच्चा जो है वो एक कोच के पास गया कि मुझे क्रिकेट सीखनी है। रॉबर्ट वर्सेस ग्रे शायद ऐसा एक केस है, बहुत अच्छा केस है। एक बच्चा एक कोच के पास गया कि सर मुझे क्रिकेट सीखनी है। कोच ने कहा भाई मैं आपसे 4000 चार्ज करूंगा और आप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे जो है वो सुबह आप ग्राउंड पहुंच जाए। अब कोच साहब तो 5 बजे पहुंच गए, लेकिन बच्चा नहीं पहुंचा। 6 बज गए, 7 बज गए, 7 बजे तक कोच साहब ने उसका वेट किया। 7 बजे एक लड़का और आ गया कि सर आप मेरे को सिखा दो। तो कोच साहब की उससे डील होगी और वो कोच साहब की ये था भी एक टाइम में एक को ही सिखाएंगे। तो वो जो पहले वाला बच्चा है वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, क्योंकि कोच साहब ने अपना अटेम्प्ट पूरा किया। इसका मतलब अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कोच के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिस्चार्ज है। दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसी को याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं टेंडर परफॉर्मेंस। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट। तो ये आपका, अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वह है आपका ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट भी बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, कोई मर्जी हो। इसीलिए मैंने सबकी एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैं लेके चल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब म्यूचुअल कंसेंट, समझिएगा। भाई एक्स ने वाई के साथ एक डील की कि यार मुझे है ना एक सैमसंग की एलसीडी चाहिए 40 इंच वाली। तो वाई ने कहा कोई बात नहीं भाई, आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो इसका मतलब हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी काम को करने का। एक्स ने प्रपोजल किया, वाई ने एक्सेप्ट किया, या वाई ने प्रपोजल किया और एक्स ने एक्सेप्ट किया हो, हमें यहां पे ये समझना है कि दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी काम को करने का। अब यहां पे मान लीजिए एक्स ने वाई से ये कहा कि एलसीडी जो है वो मंडे को शाम को 4 बजे तक मेरे घर पहुंचा देना। वाई ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहुंच जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब 2 घंटे बाद ही या मंडे को कोई 10-11 बजे एक्स दोबारा वाई को फोन करके कहता है कि यार भाई साहब मैंने आपको एलसीडी का कहा था ना। कहा बिल्कुल कहा था जी, 4 बजे से पहले पहले पहुंच जाएगी आपके घर। कि नहीं भाई साहब एक्चुअली मैं ना मेरे को एलसीडी नहीं चाहिए। वही कहते नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो देखो बच्चों, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी काम को करने का, अब उसी पे एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस काम को ना करने का। अब क्या हुआ कि 10 बजे एक्स ने वाई को फोन किया था कि यार मुझे एलसीडी नहीं चाहिए। तो वाई ने कहा भाई कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर कोई पैसों का लेन देन हुआ तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उस वाई को वो एलसीडी नहीं बेचनी। 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए कि नहीं हुए? अब 11 बजे एक्स दोबारा फोन करते हैं भाई को कि यार भाई साहब आप एक काम करो, एलसीडी भिजवा ही दो। वाई कहते रहे भाई कौन सी एलसीडी, आपने 10 बजे मना किया था, मेरे पास कस्टमर तैयार खड़ा था, मैंने उसको भेज दी, लास्ट पीस था, खत्म कहानी। अब एक्स कहता है मैं तो कोर्ट जाऊंगा। तो क्या एक्स कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पहले एग्रीमेंट हुआ था एलसीडी को खरीदने का, दूसरा फिर एग्रीमेंट हो गया, म्यूचुअल कंसेंट की बात हो रही है, दूसरा फिर एग्रीमेंट हो गया उस एलसीडी को ना खरीदने का। तो जैसे ही दूसरा एग्रीमेंट हुआ दुकानदार डिस्चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? तो ये है बच्चों, इसको बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन का मतलब कैंसिलिएशन। पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी काम को करने का और अब उसी कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस काम को ना करने का। वेरी सिंपल। अब आ जाइए नोवेशन एंड अल्ट्रेशन। तो यहाँ पे जुडिशरी की तैयारी करने वाले बच्चों को स्पेशली मैं बता दूं कि अगर आप नोवेशन अल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको इनका डिफरेंस जरूर समझना है। तो आप पेयर्स बना लीजिएगा, नोवेशन अल्ट्रेशन का, रिमिशन और वेवर का। इन दोनों को हमें इकट्ठा समझना है, रिमिशन और वेवर को और नोवेशन और अल्ट्रेशन को। क्यों? क्योंकि बच्चों नोवेशन और अल्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है एवरी नोवेशन इज अल्ट्रेशन बट एवरी अल्ट्रेशन इज नॉट नोवेशन। हिंदी में
इसे बोलते हैं, ये तो हो गया आपका रिसेशन, तो हो गया निरस्तीकरण, और नोवेशन हो गया नवीनीकरण, और अल्ट्रेशन हो गया परिवर्तन। अब समझिएगा भी, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 बातें हो सकती हैं। एक तो पार्टीज, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, और तीसरा कंडीशंस। भाई लो की बात तो करो ही मत, क्योंकि लो तो आपके हाथ में है नहीं बदलना। बदला क्या जा सकता है? तो 3 चीजें हैं हमारे पास। 3 चीजें क्या क्या भाई? या तो पार्टीज में कोई चेंज हो सकता है, या कंडीशंस में चेंज हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट मैटर में चेंज हो सकता है। समझिएगा, एक्स और वाई के बीच में एक डील होती है। एक्स वाई को ये कह रहा है कि भाई मुझे एक सैमसंग की एलसीडी चाहिए। वाई ने कहा ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद और वाई परफॉर्मेंस करे इससे पहले, एक्स दोबारा वाई को ये कहता है कि यार भाई आप एक काम करो, सैमसंग की बजाय है ना, मुझे तो आप सोने की एलसीडी भिजवा दो। भाई कहते कोई बात नहीं भाई साहब, सोने की भिजवा देंगे। देखो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सैमसंग की एलसीडी का, अब उसमें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? सोनी की एलसीडी का। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पे ये भी हो सकता है कि एक्स जो है ना, उसने वाई को ये कहा कि मुझे एलसीडी चाहिए, वाई ने कहा पहुंचा दूंगा। जो परफॉर्मेंस का टाइम था उससे पहले ही एक्स वाई को दोबारा कहता है कि भाई साहब भाई पे काम करना, मैंने जो एड्रेस बताया था ना, उस एड्रेस के बजाय आप इस एड्रेस पे भिजवा दो। तो बताओ जो कंडीशंस थी उनमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तीसरी सिचुएशन देखो, एक्स जो है वो वाई को ये कहता है कि भाई साहब मैंने जो आपसे एलसीडी लेनी थी ना, वो आप एक काम करो, मेरी बजाय आप जेड को भिजवा दो। लो भाई, या तो कंडीशंस चेंज हो जाती है, पार्टीज अगर म्यूचुअली बात करें तो, या तो वो कंडीशंस चेंज कर सकते हैं, या सब्जेक्ट मैटर ही चेंज कर सकते हैं, या वन ऑफ द पार्टीज में से किसी एक का चेंज हो सकता है। भाई 3 ही चीजें चेंज हो सकती है, लो तो चेंज कर नहीं सकते आप। या तो पार्टी चेंज हो सकती है, या सब्जेक्ट मैटर चेंज हो सकता है, या फिर जो कंडीशंस आपने डिसाइड किए उनमें से चेंज हो सकता है। और चेंज करने के लिए आपको एग्रीमेंट पे दूसरा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब अगर आप चेंज कर रहे हो और उस चेंज के बाद एक फ्रेश एग्रीमेंट की कंसेप्ट आ रही है, फ्रेश एग्रीमेंट की, देन इट इज कॉल्ड नोवेशन। आप चेंज तो कर रहे हो, लेकिन एक फ्रेश एग्रीमेंट जो है ऐसा कुछ नहीं है। चेंज तो है पर कोई फ्रेश एग्रीमेंट जैसी कोई बात नहीं है, देन इट इज कॉल्ड अल्ट्रेशन। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट है तो फ्रेश तो वही ना। तो अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। भाई एक्स ने वाई के साथ एक एग्रीमेंट किया, और ये एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट बेस्ड एग्रीमेंट है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब अपन बात करते हैं तो इसका मतलब इनके बीच के अंदर राइटिंग में एक एग्रीमेंट है। अब क्या करते हैं, दोनों मिलके कुछ चेंज करते हैं, और चेंज ऐसा करते हैं कि जो पहला एक डॉक्यूमेंट है उसको कैंसिल करके दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, देन इट इज ऑलवेज नोवेशन। और अगर पहले डॉक्यूमेंट में ही कोई काट छांट हो जाती है, डॉक्यूमेंट दूसरा नहीं है, उसी में कोई काट छांट हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड अल्ट्रेशन। अब समझिएगा, ए बी सी डी 4 लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, उनमें से ए जो है वो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, तो पीछे क्या बच गए, बी सी डी। अब आप बताओ, पहले प्रॉफिट 4 लोगों में बंट रहा था, लॉस भी 4 लोगों में डिवाइड हो रहा था, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में था, 4 लोगों के बीच में था। अब ए तो छोड़ के चला गया, अब प्रॉफिट कितने लोगों में बटेगा, 3 लोगों में, लॉस भी कितने लोगों में बटेगा, 3 लोगों में। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में रह गया, 3 लोगों के बीच में। तो बताओ, पहले कॉन्ट्रैक्ट था 4 लोगों का और अब एक कॉन्ट्रैक्ट है 3 लोगों का, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब आप सोच के बताओ कि यहां पे ए जो गया है
पहले जिस डॉक्यूमेंट में ए का नाम लिखा हुआ था वहीं पे ही हम ए का नाम काट दें, या एक दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें जिसमें ये लिखा हो कि भाई ए चला गया और अब हमारे यहां 3 पार्टनर हैं, तो आप पहले डॉक्यूमेंट में कोई काट छांट नहीं कर सकते, आपको दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ही करना पड़ेगा, देन इट इज कॉल्ड नोवेशन। इसीलिए जब अपन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन, देन इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नोवेशन। अब मैं एक मोबाइल लेके आया, भाई ने 10,500 का बिल बना दिया, मैंने कहा यार भाई से देखो आपसे वो मेरा पड़ोसी ले गया था यार, उसको तो आपने 10,000 का ही दिए। कहता भाई साहब कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ये लो। भाई ने उसी में काट के और 10,000 कर दिए। क्या हुआ? अल्ट्रेशन हुआ। अगर कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो जनरली क्या होता है? अल्ट्रेशन होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, व्हेन देयर इज ए चेंज इन वन ऑफ द पार्टीज इट इज ऑलवेज नोवेशन। कंडीशंस चेंज हो रही है पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या डॉक्यूमेंट में हमने सेम डॉक्यूमेंट में ही सारा काम कर दिया तो अल्ट्रेशन है। सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है, डॉक्यूमेंट हमने कोई चेंज नहीं किया, उसी डॉक्यूमेंट में ही हमने काट छांट कर दी तो अल्ट्रेशन है। पर अगर पार्टीज में चेंज है तो भैया सेम डॉक्यूमेंट से काम नहीं चल सकता, तो वो हमेशा ही क्या होगा? नोवेशन होगा। तो बच्चों नोवेशन और अल्ट्रेशन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बेसिक सी बात यही बता रहा हूं आपको, भाई या तो पार्टी चेंज हो सकती है, या सब्जेक्ट मैटर चेंज हो सकता है, या कंडीशंस चेंज हो सकती है। पार्टी अगर चेंज हो रही है तो 100% ये क्या होगा? नोवेशन होगा। और अगर डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही आप चेंज कर रहे हो, तो भलाई पार्टी हो, भलाई सब्जेक्ट मैटर हो, भलाई कंडीशन हो, ये हमेशा क्या होगा? नोवेशन होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं रिमिशन की और वेवर की। अब एक चीज आप और भी देखिएगा, जिसे अपन रजिस्ट्रेशन की बात करें, ये पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी काम को करने का, और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस काम को ना करने का। तो जब अपन कोई काम नहीं करने की बात करें तो यहाँ पे कोई फर्दर कंसिडरेशन है क्या? कोई कंसिडरेशन नहीं है ना। भाई अगला जो है वो बात मान रहा है, बस यही कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, चाहे नोवेशन हो, चाहे रिसेशन हो, चाहे अल्ट्रेशन हो, चाहे वेबर हो, चाहे रिमिशन हो, अलग से कोई नया फ्रेश कोई कंसिडरेशन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखें। अब आप देखिए रिमिशन क्या है। भाई रिमिशन और वेबर हमें इकट्ठा समझना है। अब आप इसको यूँ समझिएगा कि एक्स जो है उसने वाई को 10,000 उधार दिए और विद इंटरेस्ट वो 11,000 रुपये वापस लेगा। या मुझे कैलकुलेशन नहीं आती कि भाई 11,000 में, तो सिर्फ एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अब ड्यू डेट आ गई है, एक्स वाई के पास जा रहा है कि भाई मेरे 11,000 रुपये दे। वाई कहते हैं कि यार भाई मैं पे तो कर दूं, लेकिन आज है ना मेरे पास 10,500 ही है, तो एक काम कर कल आ जाना। एक्स कहता है यार कल छोड़ दूं तो मेरे को 10,500 ही दे दे। तो यहां पे देखिए वाई को देने कितने थे? 11,000 रुपये, लेकिन वो कितने दे रहे हैं? 10,500। तो 10,500 में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 11,000 का। अब यहां पे एक्स जो है वो ये कह के चल कोई बात नहीं यार, तू मेरे को 10,500 ही दे दे, शब्दों पे जाइएगा। तो क्या अब यहां पे 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद वो एक्स जो है वो बाकी 500 रुपये के लिए उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो यहां पे देखिएगा बच्चों, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो वो आपका यही रिमिशन है, संतुष्टि का सिद्धांत। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, यूजीसी नेट में भी आया हुआ है। तो ये संतुष्टि का सिद्धांत का मतलब भी, एक बच्चे से मैंने फीस लेनी है 10,000, लेकिन मैं उसको कहता हूं चल ठीक है तो मुझे 9,000 ही दे दे, तो यहां 9,000 में भी मेरा काम उतना ही है जितना मैंने 10,000 में करवाना था। अब मैं यहां पे 9,000 में बात करके उससे 10,000 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 1,000 मैंने क्या कर दिया? रिमिट कर दिया। तो जो सामने वाली पार्टी है उसकी उस 1,000 की जो लायबिलिटी है वो अब नहीं है, वो खत्म है, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही हमने खत्म कर दिया। यहां पे एक्स ने वाई से जो 11,000 रुपये लेने थे, लेकिन उसने 10,500 में ही बात खत्म कर दी।
अब वो बाकी 500 रुपये उससे कानूनन नहीं ले सकता। ये आपका है रिमिशन। अब आ जाइए वेवर। वेवर का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, परिहार, इसको हिंदी में बोलते हैं परिहार। तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने किसी से 10,000 रुपये लेने हैं, मैं उससे पैसे लेने गया और वो मुझे कहता है कि पैसा मेरे पास तो है नहीं। मैं चल कोई बात नहीं यार, छोड़ दिए मैंने, मैं उससे 1 रुपया भी नहीं ले रहा। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, अपना राइट वेव कर दिया। मान लीजिए कि मुझे कोई कंपनसेशन मिलने वाला है और मुझे एक डेट बताई गई कि इस डेट को आके आप अपने पैसे ले जाओ, लेकिन मैं गया ही नहीं, मतलब मैंने क्या कर दिया, वेव कर दिया। तो एक बार अगर मैंने वेव कर दिया है तो दोबारा उसे प्राप्त करने के लिए मैं कानून का सहारा नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे वेव का मतलब क्या है, वॉलंटरली वेवर, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये जितने भी आपके चाहे रिसेशन हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे अल्ट्रेशन हो, चाहे रेमिशन हो, चाहे वेवर हो, इनमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट की बात कर रहे हैं। तो कंसेंसस एड आइडम की जो कंसेप्ट है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, वो इन सब में होनी जरूरी है। तो अब आप देखिएगा, अगर मैंने किसी से 11,000 रुपये लेने हैं और उसके बजाय मैं 10,500 रुपये ले रहा हूँ, तो 500 मैंने कम किए, रिमिशन होएगा, और मैं पूरे के पूरे 11,000 ही छोड़ रहा हूँ, क्या हो गया, वेवर हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने किसी से 11,000 रुपये लेने हैं, वो कहता भाई साहब 10,500 आप अब ले जाओ और बाकी 500 रुपये मैं आपको कल दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कल दे देना। तो इसका मतलब आज मुझे 11,000 लेने थे ना, 10,500 तो मुझे मिल गए, एक दिन मैंने एक्सटेंड कर दिया बाकी 500 रुपये के लिए। तो बच्चों यहाँ पे ना तो रिमिशन हुआ, ना ही यहाँ पे वेवर हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, अल्ट्रेशन, क्योंकि कंडीशन तो आज की थी ना, हम आज वाली कल पे, तो ये क्या हो गया आपका अल्ट्रेशन। तो ये बहुत ही मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए कंसेप्ट्स हैं, इनका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक हमारे पास रिसेशन हो गया, एक हमारे पास नोवेशन हो गया, एक अल्ट्रेशन हो गया, एक रिमिशन हो गया और एक वेवर हो गया। तो नोवेशन और अल्ट्रेशन का फ़र्क समझ लिया आप लोगों ने, रिमिशन और वेवर का फ़र्क आपने समझ लिया। अब यहाँ पे एक और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं और बताऊं कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर एग्रीमेंट, यहाँ पे जो पहले वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट है दैट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, ये बात आप समझ लीजिएगा। इसका मतलब अगर पार्टीज के बीच में ऑलरेडी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपकी ये कंसेप्ट काम नहीं करेगी। अब इसको आप एग्जांपल से समझिए कैसे। भाई एक्स ने वाई से ये कहा कि भाई मेरे को एक सैमसंग की एलसीडी चाहिए। वाई ने कहा भाई साहब 4 बजे आपके घर पहुंच जाएगी। 4 बज गए, 5 बज गए, नेक्स्ट डे आ गया, लेकिन एलसीडी नहीं पहुंची। अब बताओ क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब एक्स दोबारा वाई को कह रहा है कि भाई साहब मेरी एलसीडी नहीं है। कहते भाई साहब आपने जो मांगी थी ना वो मॉडल तो हमारे पास है नहीं। यार ये क्या बात हुई। तो कहते चल कोई बात नहीं, मैंने आपसे सैमसंग की मांगी थी ना, आप एक काम करो मुझे सोनी की एलसीडी दे दो। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे इनोवेशन होगा, क्या यहाँ पे अल्ट्रेशन होगा? नहीं साहब, कुछ नहीं होगा, इनमें से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका क्या हो चुका है, ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर ये तभी पॉसिबल है जब आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में हो।